आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री योगेंद्र यादव जी, श्रीमती सुभाष पुरी जी, अरोरा जी, अरोरा साहब, इस सभागार में बैठे हुए पुरी साहब के मित्र बंधुओं, उनके दोस्तों, उनके परिवार के सदस्यों, उनसे प्यार करने वाले सभी व्यक्ति तथा जम्मू निवासियों। आज से 4-5 दिन पहले अरोरा ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि ऐसे ऐसे एक कार्यक्रम है। उस वक्त इन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि मैंने बोलना है। तो इनके टेलीफोन के बाद मेरे दिमाग में ये आया कि आजकल जो कश्मीर की और हमारी रियासत की स्थिति बनी हुई है, अगर आज बलराजपुरी होते तो या क्या लिखते, क्या कहते, क्या करते, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो क्या करते, क्या लिखते, क्योंकि वो कहना बड़ा कठिन है। वो इसलिए कठिन है कि वो कभी भी वो बात नहीं करते थे वो सारे कर रहे हैं। वो हमेशा लीक से हट के बात करते थे। He thought differently. That was his characteristic. हमेशा अलग ढंग से सोचते थे। जो लोग उनके नज़दीक रहे हैं, जिन लोगों ने उनका लेखन पढ़ा है, उनको इस बात का अच्छे तरीके से इल्म होना चाहिए कि वो लीक पे नहीं सोचते थे, अलग ढंग से सोचते थे, डिफरेंटली सोचते थे। और यही बलराजपुरी जी को बलराजपुरी बनाता है। और जो एक जटिल समस्या आपके सामने है, कितने सालों से चल रही है, उलझी हुई है, कॉम्प्लेक्स है, ऐसी समस्या का हल भी घिसी पिटी सोच से नहीं निकल सकता। ऐसी सोच से नहीं निकल सकता जो परंपरा के ढंग से सोचती हो। इसके लिए अलग सोच की ज़रूरत है। और जब मेरा अंदाज़ा गलत होगा तो मेरे दिल में इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए एक उम्मीद जागेगी। लेकिन मेरे उस जो मैंने मैसेज डाला था उस पर बिल्कुल रिस्पॉन्सेस नहीं आए। 2 या 3 लोगों के, ज़्यादा लोगों को बात समझ नहीं आई। जिनको आई वो इतने ज़्यादा अपनी सोच में जुड़े हुए हैं, वो इतने ज़्यादा अपने बायसेस में घिरे हुए हैं कि वो इस बात को समझ के भी समझना नहीं चाहते। जो एक्सट्रीमिस्ट सोच है ना, इसकी जो प्रोडक्शन फैक्ट्री है वो ऊपर एक ही है। जो प्रोडक्ट है, जो प्रोड्यूस होता है, वो इधर हो के उधर हो, हिंदू हो के मुसलमान हो के कोई हो, वो जो प्रोडक्ट है ना, जो वो चीज़ है, वो एक ही फैक्ट्री में बनती है। और जब वो आती है रिटेल की छाप पे, तो उधर कहीं नाइकी का ठप्पा लगता है, कहीं एडिडास का ठप्पा लगता है। ये अंदर से वही है, इधर है कि उधर है। इनकी सोच वही है, ये उससे आगे की चीज़ नहीं है। ये इनकी करैक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसा है, आया हुआ पीछे से। इसलिए अगर बलराजपुरी जी कोई लेख लिखते और मैं उसको पढ़ता, तो मैं नहीं पहचान पाता कि हिंदू ने लिखा है कि मुसलमान ने लिखा है। मैं उसमें ये देखता कि किसी इंसान ने लिखा है, किसी इंसान ने लिखा है। और वही उनकी दूसरी करैक्टरिस्टिक थी। पहली मैंने कहा अलग सोचना, दूसरा हर चीज के मूल में, आधार में इंसानियत, वो उनकी पहचान थी। वो पॉलिटिक्स हो,
सामाजिक कार्य हो, जहां तक कि लैंग्वेज हो, भाषा हो, उस सब के अंदर आधार पर मूल में इंसानियत छिपी रहती थी उनकी हर बात में। इसलिए वो उनका सारी बातों का आधार मूल रूप से, उसका कोई भी मुख्य रूप हो, वो पॉलिटिक्स हो, वो सोशल वर्क हो, वो लैंग्वेज हो, लेकिन आधार में इंसानियत रहती थी। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा पर गौरव करने का, गर्व करने का सारे देश में ऐसी हवा चली हुई थी। इधर इन डोगरों के दिल में भी ये बात थी कि हम भी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं पर गर्व कर सके। वो क्या है जिस पे हम गर्व कर सके? और डोगरों में जो एक हीनता की भावना थी कि वो अपने आप को हीन समझते थे। क्यों? कि इधर जो हुकूमत थी वो थी तो डोगरों की, लेकिन उसमें डोमिनेशन डोगरों की नहीं थी, दूसरों की थी। और डोगरी बोलने वाले को उज्जट, गंवार और मुंडू समझा जाता था। पंजाब की मंडियों में मुंडू थे, वो उनको मुंडू समझा जाता था कि ये वो है। उस भावना से बाहर, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इससे जाके बलराजपुरी जी जुड़ते हैं। उस भावना से निकालने की जरूरत थी कि हम ऐसे नहीं हैं, हमारी कला है, हमारा संगीत है, हमारे पास ऐसे ऐसे नायक हैं जो दुनिया के लिए मिसाल हो सकते हैं। हमारे पास हमारी कलम है, बसोली और कांगड़ा की और जम्मू की मिनिएचर पेंटिंग की कलम है, डोगरे जानते तक नहीं थे। हमारे पास अपना संगीत है, इतना समृद्ध संगीत लोग जानते नहीं थे। और इतिहास के नाम पर हम सिर्फ ये जानते थे कि डोगरों का इतिहास राजाओं का इतिहास है। एक राजा हुआ, उसके इतने पुत्र हुए, उसने इसको मारा, उसने इसको मारा, उसने इससे लड़ा, ये लड़ा। ये डोगरों का इतिहास पढ़ाया जाता था, सुनाया जाता था, समझा जाता था। वो इतिहास जो लोगों के दिल में था, जो लोगों के मन के अंदर था, जो उनकी अंतरात्मा में बसा हुआ था, उस इतिहास की कोई बात ही नहीं थी। वो कौन सा इतिहास था? वो इतिहास था लोक गाथाओं में, हमारी बारों में, हमारी कारकों में सदियों से जो गारड़ी द्रेस गाते आ रहे थे। कौन लोग थे जिनके बारे में वो गाते थे? वो गाते थे बाबा जित्तो के बारे में, मियाँ डीडो के बारे में, दाता रणपत के बारे में। वो गाते थे उनके बारे में। लोग उनको ध्यान से सुनते थे और इन सब को अपना देवता समझते थे। इनके मंदिर बनाए हुए थे, इनकी पूजाएं की जाती थी। क्या वो हमारे इतिहास का हिस्सा थे? आप उस इतिहास को पढ़िए जो लिखा गया है, कहीं इनका नाम भी नहीं है। और अगर नाम है कहीं मियाँ डीडो का या कहीं बाबा जित्तो का, वो इतने डेरोगेटरी मैनर में है कि आपको शर्म आ जाए अगर आप उसको पढ़ें। और इतिहासकार लिखते थे कि हम वजीफाखोर इतिहासकार। जो वजीफाखोर इतिहासकार हो, उसने तो फिर बेचारे को तो उसकी तो रोजी रोटी का सवाल है, उसने तो वही लिखना है। जरूरत थी ये जनता का इतिहास है, इसको लोगों तक लाया जाए, इसको लोगों तक पहुंचाया जाए। ये कारण था, ये डोगरी संस्था की सोच उभरी थी इन लोगों के आने से, जिसमें रामनाथ शास्त्री तो पहले, दीनू भाई पंत भी इसी क्षेत्र में पहले ही सोच यही रखते थे। लेकिन उनकी सोच को देख के ये लोग जब उनके साथ जुड़े, इसलिए जुड़े कि ये एक प्रोग्रेसिव जमात है, ये नया सोचने वाली है, ये जनता के लिए है, ये किसी ऐसे वर्ग के लिए नहीं है जो शासन करता है, हुकूमत करता है, ये उनके लिए है। तो ये लोग साथ में जुड़े। उसमें वेद वसीम, राजपुरी, नीलांबर देव शर्मा। अगर
रामनाथ शास्त्री ने बाबा चित्तो नाटक लिखा और इन्होंने अपने दीनूभाई पंत ने सरपंच नाटक लिखा। उनके ऊपर जो दाता रणपत थे, तो बलराजपुरी जी ने पूरे का पूरा भार उठा लिया मियाँ डीडो को जनता के सामने लाने का, एस्टैब्लिश करने का। क्या था, बाबा जित्तो जो था वो लड़ा अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए। क्या था, दाता रणपत मर गया, लड़ा न्याय के लिए, अपने न्याय के लिए नहीं, किसी के न्याय के लिए, किसी को न्याय दिलवाने के लिए। आपने पढ़ी है ये हिस्ट्री, किसी को न्याय दिलवाने के लिए वो मर गया। और बाबा और मियाँ डीडो मरा अपनी आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए। तीन बातें, अपने अधिकार, न्याय और फ्रीडम। क्या यही तीन स्तंभ नहीं हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के? ये जम्मू के लोगों की सोच है, इस धरती की उपज है। ये ऐसी धरती है, इधर के ऐसे लोग थे। और ये इसलिए मैं कहता हूं कि वो गाथाएं, वो बारें और कारकें आज तक हमारे जीवन का हिस्सा है। अब तो लोगों ने सुनना बंद कर दिया, लेकिन सदियों से चल रही थी। वो इसलिए चल रही थी कि हम उसके साथ अपने आप को जोड़ सकते थे। तो बलराजपुरी जी ने क्या किया? बलराजपुरी जी ने हर वर्ष मियाँ डीडो के घर जगटी में जाकर एक कार्यक्रम करना, वहाँ पर सब लेखकों को इकट्ठे करके वहाँ ले जाना, उनके बारे में चर्चा करनी और फिर एक कवि सम्मेलन भी कराना। और उनके पोत्र पड़पोत्र या जो भी थे, गौरी सिंह जी, वो सब के लिए खाने वाने का प्रबंध वहाँ कर, पूरे दिन का कार्यक्रम। और सब भाई, हिंदू मुस्लिम सब लोग वहाँ जाते थे उस कार्यक्रम में। कितने साल चलाया पुरी साहब ने। पुरी साहब के जीवन के और बड़े पहलू होंगे, राजनीतिक होंगे, सामाजिक होंगे, लेकिन ये वो पहलू था जो डोगरी वाले नहीं भूल सकते। और आज जो मियाँ डीडो चौक है, उसमें जो मूर्ति लगी हुई है, वो किसने लगवाई? वो बलराजपुरी जी ने लगवाई। उसके लिए कितनी जद्दोजहद की, कैसे लगी वो मूर्ति, उन्होंने लगवाई वहाँ पे। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा इन्होंने डोगरी भाषा को, हालांकि मैं ये जानता हूँ कि वो खुद पूरे तरीके से डोगरी बोलने वाले नहीं थे, पंजाबी टिंज से बोलते थे, लेकिन उनको इस भाषा से प्रेम था। वेद मसीह तो बोल ही नहीं सकते थे डोगरी, शायद बोलते हो अकेले में, मुझे पता नहीं, लेकिन इन लोगों ने इस इलाके की भाषाओं के लिए वो काम किया जो इधर के लोगों ने शायद ना किया। और फिर डोगरी में जो रचा जाने लगा, साहित्य आने लगा, अब दुनिया तक कैसे पहुंचाना है उसको? तो बलराजपुरी जी ने उसके ऊपर लेख लिखने शुरू किए। सबसे पहले लेख जो इंग्लिश में हमारे लिटरेचर पे छपे, क्या नाम था उस पत्रिका का? कश्मीर अफेयर्स। कश्मीर अफेयर्स में इन्होंने उन लेखों को छपवाया, लोगों तक पहुंचाया। जब एग्जीबिशन हुई, पहली बार डोगरी संस्था ने करवाई मिनिएचर पेंटिंग की, तो बलराजपुरी जी ने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा। लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या क्या काम नहीं किए। तो मैं तो बलराजपुरी जी को इस कोण से देखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि उनके व्यक्तित्व का यही परछाई, यही रिफ्लेक्शन उनकी हर फील्ड में होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और पूरी तरह से नमस्कार।